पे अजीत डोभाल के हैं, तो वो सुना जाए। भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा, सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। यह इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। ये यंग लीडर्स डायलॉग में अजीत डोभाल जो है वो बोल रहे थे और उन्होंने बलिदानों की बात की। और एक जो मुख्य बात इस क्लिप में उन्होंने की और इस पे बहुत चर्चा हो रही है, बहुत किलसे हो, वामपंथियों की एकदम से उनके तो आरंभ हो गए हैं, जो एक रक्तम दिन होते हैं तो वो आरंभ हो गए बेचारों, पुरुषों के, महिलाओं को नहीं बोल रहा हूँ, पुरुषों के बवासीर जो फूटने लगे। भगंदर जो अचानक से विशाल हो गया उनका, कह रहे ऐसे कैसे, मतलब एनएसए जो है हिंदुत्व और ये सब की बात कर रहा है। हाँ भाई कर रहा है, ये हिंदुओं का देश है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का ही देश नहीं है, परंतु हिंदुओं का देश है। बाकी भी रह सकते हैं क्योंकि हम फंडामेंटली प्लूरलिस्ट हैं, हम सर्वसमावेशी हैं। हम किसी को मार काटने नहीं, हम किसी का मंदिर मस्जिद ये सब तोड़ते फोड़ते नहीं हैं, अनलेस उन्होंने हमारे तोड़े हो तो हम एक आध दो जो है तोड़ देते हैं, मतलब तोड़ते नहीं, हम अपना खोदते हैं, उसी में टूट फूट जाए तो वो बात अलग है। बट हम आधारभूत रूप से किसी को डिस्टर्ब करने वाले नहीं। यहाँ पे जो उन्होंने बोला कि हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है, प्रतिशोध अच्छा शब्द नहीं है, परंतु इसका वेट जो होता है ये आपके लिए गाइडिंग फोर्स बन सकता है। और वो तभी बनेगा जब हम स्वयं को उन हिंदुओं से जोड़ सकें जिन्हें सेंट जेवियर्स ने काटा था गोवा में। हम उन्हें उन हिंदुओं से जोड़ सके जिन्होंने 17 बार मोहम्मद गजनी से, गौरी से, ऐसे लोगों से युद्ध लड़े थे। हम उन्हें अपने आप को उन हिंदुओं से जोड़ सके जिसने औरंगजेब का रेन देखा था, जो मरे कटे खप गए। जब तक आप स्वयं को रिलेट नहीं कर पाओगे उससे, आपको उसकी प्रासंगिकता समझ में नहीं आएगी। आपको वो अपना हिस्सा लगेगा ही नहीं, कहा ठीक है मर गए, और नहीं लगता था लंबे समय तक। हमने या तो उन्हें पढ़ा नहीं है, या हमने जब पढ़ा है तो हम इतने डिस्कनेक्टेड होकर के पढ़ा है कि वो केवल संख्या मात्र थी, वो केवल इवेंट मात्र था। इतिहास को जब आप केवल परीक्षाओं को पास करने के लिए पढ़ने लगते हैं तो आप इतिहास से कुछ नहीं सीख रहे हैं। किसी भी विषय को जब हम पढ़ते हैं, हम भूगोल ही पढ़ते हैं, हम टेरेन्स को ही पढ़ते हैं, तो उस भूगोल का एक कृषक के लिए अलग उपयोग है,
उसी भूगोल का एक सैनिक के लिए अलग उपयोग है, उसी भूगोल का एक मंदिर निर्माता के लिए अलग उपयोग है, उसी भूगोल का एक इंजीनियर के लिए जो वहां पे डैम बनाना चाह रहा है रिजर्वायर बना करके अलग उपयोग है। उसी तरह इतिहास का जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास इतने विविध रूपों में देखा और समझा जाना चाहिए कि आपको जब परीक्षा देनी है तो आप अवश्य लिखिए उस तरह से, परंतु आप इतिहास को केवल परीक्षा के प्रश्न पत्रों के उत्तर देने तक ही सीमित मत कीजिए। आप जब तक इतिहास को यह मानकर नहीं चलेंगे कि हमसे 52 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज मर गए थे मुसलमानों के हाथों, आज से 30 पीढ़ी पहले हमारे बाप दादाओं को काट दिया था क्रिश्चियंस ने, अंग्रेजों ने, जब तक आप इस तरह से इतिहास को नहीं पढ़ोगे, जब तक आप नहीं समझोगे कि गोवा में जो वह स्तंभ है वह केवल स्तंभ मात्र नहीं है, वहां जो मरे वो आपसे जुड़े लोग थे, आपके गोत्र के लोग थे, मतलब हम उसी ऋषि की संतान हैं, हमारे वो पूर्व पुरुष थे। इतिहास की ऐतिहासिकता को जब तक आप अपने परिवार का हिस्सा मान करके नहीं देखोगे, यू वॉन्ट रीच एनीवेयर। वही बात यहां पे बोल रहे हैं कि अपने अधिकारों के लिए, अपने विचारों के लिए, अपनी आस्था के लिए प्रतिशोध यह भी है कि उसी लंदन में, जिस लंदन ने कभी हम पे कितने अत्याचार नहीं किए, वहां पे अभी सबसे अधिक लैंड होल्डिंग्स जो है इंडियंस की, भारतीयों की, और उसमें भी हिंदुओं की मोस्टली, उसका सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है टीसीएस है। यह भी प्रतिशोध है। प्रतिशोध सदैव नकारात्मक नहीं होता। नकारात्मक हम प्रतिशोध तब लेंगे जब अभी के समय में उसी तरह की परिस्थिति आएगी, तब हम उसका प्रत्युत्तर उसी भाषा में देंगे। परंतु स्वयं को बड़ा बनाकर, स्वयं को उत्कृष्ट बनाकर, स्वयं को नॉर्मल अमेरिकन हाउस होल्ड के औसत इनकम से दोगुना औसत इनकम जो है भारतीयों का बना करके, यह भी एक प्रतिशोध है। उनकी जलते हुए, उनकी सुलगते हुए देखना, यह भी एक प्रतिशोध है। मुझे लगता है कि जो अजीत डोभाल यहाँ पर, क्योंकि वैश्विक परिस्थिति बदल रही है, आज हम जो है तलवार लेकर के हम लंदन पे चढ़ाई नहीं कर सकते। लंदन पे चढ़ाई ये ऐसे ही करनी है कि वो बेच रहे हैं, हम खरीदेंगे, तुम बेचो हम खरीदेंगे, या हम तुमको विवश कर देंगे, तुम बेचो हम खरीदेंगे, हमारे पास है पैसा। फिर से हो गया पैसा, 47 ट्रिलियन जो हम तुम लूट करके लेके, फिर से हमारे पास हो गया पैसा, हम फिर से तुमको खरीद सकते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर में एक बहुत बड़ा रवि रहता था, यू, वहां का जो बिशप था वो दोनों बहुत दोस्त थे। तो एक दिन बिशप उसके घर पे आया तो रवि जो था करीब 80-85 साल का था, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा रवि क्या बात है, आज तुम उदास लग रहे हो? नहीं, उसने कहा सोच रहा था। उसने कहा क्या सोच रहे थे? उसने कहा मैं ये सोच रहा था कि जूस का क्या होगा। उसने कहा देखो पिछले 2000 सालों से तुम संघर्ष कर रहे हो, 2000 सालों से यात्राएं सह रहे हो, 2000 सालों से तुम्हारे ऊपर इतनी अधिक वो हुई प्रोग्राम थे दुनिया में, क्या तुम्हें इस बात का रोना आ रहा है? उसने कहा नहीं, मुझे इस बात का रोना नहीं आ रहा। मेरे विचार में यह ख्याल आया कि इन हजारों सालों तक संघर्ष की जिस परंपरा से, जिस आग को जिंदा रखा है, कहीं आने वाली पीढ़ियां इसको भूल तो नहीं जाएंगी, और भूल तो नहीं जाएंगे कि हमें अपने आप को फिर से शक्तिशाली बनाना है, अपनी रक्षा करनी है। ये भाव था, ये बड़ा पावरफुल सेंटिमेंट है।
और हमें अपने उस सेंटिमेंट से ही प्रेरित होना चाहिए। कई सारी ऐसी बातें होती हैं हमारे ऊपर, कई सारे इस तरह के आघात होते हैं जिससे हमें लगता है कि अगर हमारे साथ में अन्याय हुआ है, अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमारे गांव जलाए गए, हमारी मातृशक्ति का अपमानित किया गया, तो इसका हम भी अपने आप को इतना मजबूत करेंगे, हर रूप से, आर्थिक रूप से, रक्षात्मक रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप से, हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। लगभग जो मैंने पहले कह दिया वही यहाँ पे डोभाल जी बोल रहे हैं। हालांकि मैंने ये क्लिप अभी तक देखी नहीं थी, हमारे विचार कितने मिलते हैं। खैर, तो ये क्लिप जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पीछे से अभी आ रहा है, इस कारण मैंने देखा नहीं था। यहाँ पर जो उन्होंने पूर्वार्ध में जो बात बोली, पहले हाफ में जो कहानी सुना रहे थे ज्यूज के बारे में, वह भारतीय हिंदुओं पे लागू नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां भूल तो नहीं जाए, उनकी पीढ़ियां तो नहीं भूली हैं यहूदियों की। हम बहुत ही जल्दी, मैं तो 30 पीढ़ी पहले और 50 पीढ़ी पहले आपको जोड़ने को बोल रहा हूं, वास्तव में हम अपने दादाजी तक 2 पीढ़ी पहले तो हम नहीं जोड़ पा रहे हैं अपने आप को। हमने उनको अबैंडन कर दिया है। हम में से कितने लोग होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा कि परदादा के पिताजी का नाम क्या था। नॉर्मली हमसे आशा की जाती है कि हम 7 पीढ़ियों के नाम जो है याद रखें। जैसे विवाह के मंडप में आप बैठेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, पिताजी ये, फिर दादाजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर ऐसे करके पूछा जाता है। आप पूर्वजों को आमंत्रित भी करते हैं किसी पूजा पाठ अनुष्ठान में, उनको नाम लेकर के बुलाया जाता है। तो हम जब वहाँ तक नहीं जानते तो इस बात को हमारे भी पूर्वजों को लगा होगा। जैसे सावरकर भी तो हमारे पूर्वज ही थे। उन्होंने जब कहा था ना कि हिंदुओं को हिंदुओं से बचाना होगा, ऐसे सेकुलरिज्म का कीड़ा जिनको काटेगा आगे चल के, और उनकी हर बात जो है प्रतिफलित हो रही है, वो हमें दिख रहा है। इस कारण से हमारे ऊपर यह बोझ अधिक है आज के समय में कि हम आने वाली पीढ़ियों को, हम अपने पूर्वजों को बहुत अधिक मतलब नकारात्मकता से नहीं देखना चाहते। मैं नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि उनके समक्ष जीवित रहने की, भूख से मरने से बचने की और तरह तरह के शत्रुओं के बीच सरवाइव करने की उनका संघर्ष यह था। और जब हमारे पिताजी के समय में, जब पठन पाठन की मैं बात कर रहा हूं, जब हम थोड़ा सा आगे, और सारे स्ट्रक्चर्स आपके गुरुकुल जो सिस्टम्स थे जिससे हम ये याद रखते, नष्ट कर दिया गया। फिर हमको हमारी ही सरकारों ने क्या पढ़ाया? आप सोचिए कि सोमनाथ पर हुए हमले को नैतिक शिक्षा की किताबों में पढ़ाया जाता था कि यार वो 16 बार लड़ता रहा, हारता रहा, फिर वो गुफा में बैठा हुआ था, उसने एक चींटी को देखा, वो 17वीं बार चढ़ती है और चढ़ जाती है। उससे ये ट्रिगर हुआ कि अरे परिश्रम करने पे, लगातार सतत लगे रहने से फल मिलता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। हमने नैतिक शिक्षा की किताबों में, मॉरल एजुकेशन की किताबों में अपने मंदिर पर हमला करने वाले आक्रांता के जीवन चरित्र को एक उदाहरण के तौर पे पढ़ा है। बिहार बोर्ड में 6ठी कक्षा में तैमूर और बलकर्ण का एक प्रसंग आता है, एक नाटिका है, लघु नाटिका। उसमें वो तैमूर जब बलकर्ण के घर पे आता है और वो लूटपाट सब कुछ मचा देता है, बलकर्ण एक चाकू लेकर के उसका सामने, को छोटा बच्चा था, सामने आ जाता है, तो तैमूर उसे छोड़ देता है, बोलता है कि ये वीर मतलब बच्चा है, इसने जो है चाकू। और ये हमें पढ़ाया जाता है कि तैमूर कितना सहृदय था। यह तैमूर की महानता बताई जाती है कि उसने बच्चे को नहीं मारा। ये 2 प्रेरक प्रसंग जो है, प्रेरक प्रसंग जो आपको प्रेरित करते हैं, हमारे विद्यालयों में ये
पढ़ाया जाता था। और आप सोचो कि ये कितना हमारे दिमाग के ऊपर किस तरह से ये हमें जकड़े हुए रहा होगा, हम उसे पढ़ते रहे। हमें ये मिला था हमें उपहार में अपनी सरकारों से, तो हम पूर्वजों को क्या दोष दें। परंतु हाँ, हमारे समक्ष हम अब अपने बच्चों को जो है भूलने नहीं देंगे। हम उनके लिए डिजिटल आर्काइविंग करेंगे, हम उनके लिए इस तरह के वीडियोज बनाएंगे। जो भी जहाँ पर भी है, हम इसी तरह से योगदान दे सकते हैं कि भाई हमें याद रहे कि हमारा हिंदुत्व क्या है, हम 100 करोड़ कैसे बचे हुए हैं, हमने कितने बलिदान दिए हैं, हमने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और हमारे शत्रु कितने विध्वंसक थे, वो कितने क्रूर और नृशंस थे, जो हमें 1980-90 के दशक तक दिखता रहा है, और आज भी बंगाल में दिख रहा है, आज भी केरल में दिख रहा है, तमिलनाडु में दिख रहा है, और आज भी कश्मीर में दिख रहा है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए। एक और अजीत डोभाल का है, वो भी सुन ही लेते हैं। आज कहाँ जा रहा है? इसकी कल्पना, जिसने इसकी कल्पना करी, मोदी जी ने इसकी कल्पना करी। एक संघर्ष क्या, एक टीम, जो भी इतना सारा, इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी कमिटमेंट, इतनी इमेजिनेशन के साथ में, इतना डिसिप्लिन है कि वो भी एक तरह से ऑटो मोड पर डिविनिटी के साथ चलते हैं। कहाँ से विचार आते हैं, नए नए विचार, किसी भी क्षेत्र में हो। हम लोगों का तो थोड़ा स्पेशलाइज फील्ड है, उसमें भी मैं देखता हूँ हमेशा उनको कोई एक नया विचार, एक नया वो आता है उस विल पावर से, उस टोटल कमिटमेंट से, उस पूरी की पूरे समर्पण से। आप बहुत भाग्यवान हैं, आप एक उस भारत के तो देखेंगे जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। जब आप अपने यौवन में, जब आप अपने उसके आगे अपनी मेहनत और लगन से आगे पहुंचेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे एक बहुत बड़े भारत की आप होंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं होगा कि भारत के इतिहास में ऐसा हुआ। जब जापान का उदय हुआ तो वेस्ट के अंदर में एक बड़ी बहस चली कि क्या एशियन कंट्री कोई जो है वो वेस्टर्न कंट्री से आगे निकल सकता है। तो मैलिस एंडरसन करके एक हिस्ट्री के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनसे कहा गया कि एक स्टडी की जाए कि ये इकोनॉमी जो है इसका क्या इतिहास रहा है। तो मैलिस ने एक किताब लिखी जिसका नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, और उसने वो फर्स्ट सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक लिखी। और उसमें उसने कहा कि इसमें से 1700 साल तक अधिकतर इंडिया की, नहीं तो कभी कभी चाइना की इकोनॉमी ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। और बड़ी ही नहीं थी कि टुगेदर इन दोनों के बीच में लगभग 55 to 60% इकोनॉमिक पावर थी, बाकी सारी दुनिया में 40%। भारत ने बहुत बड़ी बड़ी सक्सेसेस देखी हैं। हमें 150-200 साल लगते हैं। ऐसे कई बड़े कालखंड आए हैं जिसमें वो अपनी पराकाष्ठा पर था, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, आर्थिक विकास की, लेकिन हम वहां से गिर भी सकते हैं। देयर इज नथिंग परमानेंट इन लाइफ। आपको अपने हर दिन की, हर उसकी रक्षा प्रतिदिन करनी पड़ती है। ये एक परपेचुअल स्ट्रगल होता है। नेशनहुड और राष्ट्र को मजबूत रखना ये एक निरंतर संघर्ष है। बिल्कुल। और ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये आएंगे। आप सक्सेसफुल थे, इसी कारण आपके शोर्स तक पहले व्यापारी आए, और उसके बाद से वो व्यापार के बहाने जो कुछ और करने लगे। आप सक्सेसफुल थे इसीलिए लुटेरे आए, लुटेरे आए और अब पंचर साट रहे हैं। जो सक्सेसफुल थे उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उनके कटी प्रदेश में जो 4 इंच का एक मांसल टुकड़ा लटक रहा है वो उनके पौरुष का प्रतीक है, या वो स्त्रैण हो चुके हैं। जो हमारे ऊपर इस तरह से आक्रमण करके जो भी पहुंचे थे, जैसे भी आए थे, आज देखिए वो दिन ब दिन उनकी समस्याएं क्या होती जा रही हैं। और जो अभी ऊपर हैं या बहुत ऊपर हैं, वो बहुत ऊपर नहीं रहेंगे।
उनके समाज में अलग अलग तरह की व्याधियां व्याप्त होंगी। और ये किसी हारे हुए व्यक्ति का अभिशाप या श्राप नहीं है, ये मानवता का इतिहास रहा है। इसी तरह से कालचक्र ऊपर और नीचे जाता है। हम कभी बेस्ट थे और ये लाखों वर्षों के कालखंड में ये 100, 50, 200 वर्ष जो बहुत छोटे ब्लिप्स होते हैं, और हम अपने उस पराकाष्ठा को, जिसकी बात अजीत डोभाल कर रहे थे, हम वहां पहुंचेंगे। आज नहीं पहुंचेंगे, कल पहुंचेंगे, लेकिन हम पहुंचेंगे। और जिन्हें इस तरह का भ्रम है कि हम मिटा दिए जाएंगे, हमारा धर्म परिवर्तित हो जाएगा, नहीं, ये इतिहास को लेकर के, उसके होने के कारण मुझे यह विश्वास है कि हम जो है आने वाले समय में वी आर गोइंग टू बी मच मच बेटर देन व्हाट वी आर टुडे, हर तरह से। आज हम रोते हैं ना कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम जो है एक फेसबुक क्यों नहीं बना पा रहे हैं, हमारे पास यूट्यूब एक क्यों नहीं है। होगा, वो किसी और रूप में कोई और चीज होगी हमारे पास। यदि हम ग्रेनाइट को मिरर फिनिश्ड पॉलिशिंग हम कर सकते थे, यदि हम चूना को घिस घिस करके मार्बल फिनिश और मिरर फिनिश दे सकते थे, यदि हम टेढ़ी ड्रिलिंग कर सकते थे सर्कुलर वे में, और बहुत पतला जिससे एक बाल खाली निकल सके बिना स्टोन को क्रैक किए हुए, तो ये एलियन नहीं बना रहे थे, हम ही बना रहे थे। हमें जब जिस समय जिस तरह की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ी हमारे पास थी, हम उसमें उत्कृष्ट रहे हैं, मैथमेटिक्स में, साइंस में। परंतु हाँ, हम वी कैनॉट बी स्लीपिंग ऑन दोज ग्लोरी। और हम ये सितंबर, अक्टूबर और ये 10, हम ये सब कि इतना जो है 108 गुना है, ठीक है, वो सब बढ़िया है, कहने सुनने में अच्छा लगता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए और हमें उस पर केंद्रित होना चाहिए। हम चाणक्य पर, आर्यभट्ट पर, पाणिनि पर, हम शून्य पर, ये सब पर हम मतलब वी कैनॉट बी हम उस पर आराम नहीं कर सकते हैं। ये सब कहना कि नहीं जीरो नहीं होता कंप्यूटर ने, बिल्कुल होता है यार। बाइनरी का मतलब ये नहीं होता है 0 या 1। बनाने वाले 1 या 2 ले लेते हैं, 1 या 9 ले लेते हैं। उनको 2 लेटर चाहिए, उनको डिफाइन खाली करना होता है कि हाँ ये मतलब ए और बी ले लेते, कुछ भी ले लेते। बाइनरी मतलब 2 होता है, बाइनरी मतलब 1 और 0 नहीं होता है, बाइनरी मतलब ऑन और ऑफ होता है। तो सिली आर्ग्यूमेंट्स देने से क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा जो एक्चुअल में आपके अचीवमेंट्स हैं वो बेकार टाइप की, वो ट्रिविलाइज हो जाती है। तो हमें उन सब चीज़ों में जो है नहीं फंसना चाहिए। और एक्चुअल में जो काम कर रहा है हम जहाँ पर भी हैं, हमें इतिहास से सीख लेते हुए कि हम कहाँ पे थे, और उन्हीं लोगों के डीएनए, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स हम में उपलब्ध हैं। और हर आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से अच्छी होती जाती है। हमें उससे अपना विश्वास जो है वो स्रोत करना चाहिए और मतलब निश्चिंत रहना चाहिए कि वी आर गोइंग टू बी फार बेटर इन कमिंग ईयर्स। कुछ लोग ऊपर जाएंगे, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया जहाँ पे भी किया, ठीक है, उनका उत्थान हो रहा है, हमारा उससे बड़ा उत्थान हो सकता है, होगा आगे। हो सकता है अभी हमें ना दिख रहा हो, परंतु हम जो है वही स्पेक ऑफ डस्ट हैं इन द यूनिवर्सल स्कीम ऑफ थिंग्स। और ये समय रेखा पे ये 100 वर्ष 50 वर्ष जो होता है ना, बहुत छोटा कालखंड होता है, ये सेकंड की तरह होता है, ऐसे चला जाएगा वो। सहयोग करना चाहते हैं इस QR कोड के माध्यम से कीजिए, ये ना चले तो दूसरा वाला है, इसी पे ये नंबर भी है और आपके स्क्रीन पे भी नंबर्स हैं। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।